नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे तक की हेडलाइंस के साथ। देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान का आत्मसमर्पण, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी आज। राज्यसभा में जेएनयू और रोहित वेमुला मसले पर होगी चर्चा। हरियाणा के कई इलाकों में तनाव बरकरार, अब तक 34,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। मंगलवार को 210 ट्रेनें रद्द, सीपीएम की न्यायिक जांच की मांग। खुफिया एजेंसियों को जवाबदेह बनाने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्षेत्र में न्यायिक दखल से इनकार। याचिका में संसद के प्रति जवाबदेह बनाने की थी मांग। कर्नाटक पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, 1080 में से 498 जिला पंचायत सीटों पर कांग्रेस के खाते में कब्जा। बीजेपी दूसरे और जेडीएस तीसरे नंबर पर। और ग्वांतानामो जेल बंद करने का फैसला, राष्ट्रपति ने बराक ओबामा ने कांग्रेस को सौंपी 4 सूत्रीय योजना, रिपब्लिकन का विरोध। दिल्ली पुलिस आज देशद्रोह के आरोपी छात्र उमर खालिद और अनिर्बान को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। बीती रात इन दोनों छात्रों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार के मामले में रुख बदलते हुए कहा है कि वो अदालत में उसकी जमानत का विरोध करेगी। कोर्ट ने इस मामले में आज स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। देशद्रोह के आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ने मंगलवार देर रात आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों आरोपी छात्रों को आज मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को समर्पण करने को कहा और उनको गिरफ्तारी से बचने से कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। इधर दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार के मामले में रुख बदलते हुए कहा है कि वो अदालत में उसकी जमानत का विरोध करेगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसके पास कन्हैया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कोर्ट ने इस मामले में आज स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कन्हैया did show some repentance when he issued that appeal. He has denied issuing that appeal. He has made certain false allegations. So we have reasonable apprehension that if he will come out on bail, he is bound to impact investigation. विवाद की जांच कर रही जेएनयू की उच्च स्तरीय समिति ने साफ किया है कि छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई कराने और उस पर लगे देशद्रोह के आरोप को हटवाने से संबंधित मुद्दे उसके नियंत्रण से बाहर हैं। इस मामले में कन्हैया कुमार, खालिद और भट्टाचार्य के अलावा राम नागा, आशुतोष कुमार और अनंत प्रकाश भी आरोपी है। दिल्ली पुलिस ने बीते 20 फरवरी को खालिद, भट्टाचार्य, नागा, आशुतोष और प्रकाश के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज जेएनयू और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पैदा हुए हालात पर अल्पकालिक चर्चा होगी। इस दौरान जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय के विशेष संदर्भ में केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में पैदा हालात का मुद्दा उठेगा। चर्चा की शुरुआत सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी करेंगे। इनके अलावा चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई और सदस्य भी हिस्सा लेंगे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के अलावा कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया समेत कई सांसद सदन में विचार रखेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से तरुण विजय, भूपेंद्र यादव, विजय गोयल और एमजे अकबर समेत कई सदस्य चर्चा में हिस्सा लेंगे। सरकार और बीजेपी ने जेएनयू विवाद पर आक्रामक रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। वहीं विपक्ष जेएनयू विवाद को अभिव्यक्ति और विचारों की आजादी के बड़े मुद्दे से जोड़ रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने विश्वविद्यालयों के लिए अलग कानून बनाने की पैरवी की है। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन में पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए। इससे पहले छात्रों ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी और जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के मामले को लेकर एकता मार्च निकाला। सड़कों पर उतरे ये छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में खुदकुशी करने वाले छात्र रोहित वेमुला को न्याय मिले और जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया को रिहा किया जाए।
मंगलवार को कई छात्र संगठनों ने दिल्ली के झंडे वालान से जंतर मंतर तक एकता मार्च निकाला। इस सरकार के विरोध में है। ये सरकार जो दलितों की आवाज, छात्रों की आवाज, मेहनतकश आवाम की आवाज, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज दबाने की जो कोशिश लगातार कर रही है, उस कोशिश को हमने पहचान लिया है, उस कोशिश को हमने टारगेट कर लिया है। छात्रों का साथ देने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी ने विश्वविद्यालयों के लिए अलग कानून बनाने की बात दोहराई। कि अगर आप सचमुच में इससे लड़ना चाहते हो तो हमें एक कानून की जरूरत है, एक ऐसा कानून जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन को बंद करे, जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जो युवाओं की आवाज है उसको दबाने से रोके। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे। केजरीवाल ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, ये कैसी राइट टू इक्वालिटी है? ये कैसा आर्टिकल 14 है कि एक तरफ एक दलित लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है और दूसरी तरफ जिन मंत्रियों ने उस लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, वो मंत्री आज खुलेआम घूम रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को संसद में आकर अपनी बात रखने की सलाह दी। और लोग देश के लोकतंत्र के इस मंदिर के संवैधानिक मंच पे खड़े होकर के वो बताएं कि कहां पर देश में असहिष्णुता है, कहां पे देश के कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, कहां पर तानाशाही चल रही है, कहां पर जो है वो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, ये सारी चीजें बताएं। जंतर मंतर पर इस विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते और रोहित वेमुला के परिवार के लोग भी शामिल हुए। जेएनयू का मुद्दा उछलने के बाद ऐसा लगा कि रोहित वेमुला की इंसाफ की आवाज मंद पड़ जाएगी, लेकिन दिल्ली चलो के आह्वान के बाद एक बार फिर जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय का मामला सरकार के लिए नए सवाल खड़े कर रहा है। कैमरामैन विवेक के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के भीतर चर्चा पर जोर दिया है। संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में वाद विवाद जरूरी है, अवरोध नहीं। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रशासन के लिए संस्थाओं को बेहतर बनाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पुराने कानूनों को हटाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साथ ही उन्होंने आतंकवाद से सख्ती से निपटने पर भी जोर दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की नीतियों और उपलब्धियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं को रोजगार देने के लिए तेजी से काम कर रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद को जनता की सर्वोच्च आकांक्षाओं का प्रतीक बताते हुए सदन में गतिरोध पर चिंता भी जताई। Our parliament reflects the supreme will of the people. Democratic temper calls for debate and discussion and not disruption or obstruction. I urge all members of parliament to discharge their solemn responsibilities in a spirit of cooperation and mutual accommodation. राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार किसानों को फसल की बेहतर कीमत दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ई-प्लेटफॉर्म का गठन कर रही है। साथ ही कारोबार को आसान बनाने के लिए कानूनों में संशोधन किया जा रहा है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म करने के पर्याप्त उपाय किए गए हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बताते हुए कहा कि इससे FDI निवेश 39% बढ़ा है। वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद भारत में आर्थिक स्थायित्व बना हुआ है। India is a haven of stability in an increasingly turbulent global economy. GDP growth has increased, making India the world's fastest growing economy among the large economies. Significant steps have been taken to reform institutions, simplify procedures, and repeal obsolete laws. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार पाकिस्तान के साथ सम्मानजनक आपसी संबंध बढ़ाने और सीमा पार आतंकवाद का सामना करने के लिए कृत संकल्प है।
साथ ही उन्होंने सीमा पार के आतंकवाद से निपटने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाए जाने पर भी जोर दिया। राष्ट्रपति ने पठानकोट हमले को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। विशाल दैया के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर गहरी निराशा जताई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने कहा कि अभिभाषण बिल्कुल दिशाहीन रहा। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नया या प्रेरणादायक नहीं था। उन्होंने इस पर भी निराशा जाहिर की कि अभिभाषण में ज्वलंत मुद्दों को तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि एनडीए सरकार का फलसफा सबका साथ सबका विकास है और सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। एक भी नई चीज इस अभिभाषण में नहीं आई और जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के सामने, जेएनयू का मुद्दा है, हर जाट आरक्षण का मुद्दा है और जिस तरह का वातावरण देश में है, ऐसे लगता है कि मानो सारे देश ने अपने ऊपर ही एक प्रहार शुरू कर दिया हो। कोई समुदाय, कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है, किसी पर कोई चर्चा नहीं। The President's address is very inspiring and the government is working the philosophy of सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि बजट सत्र सफल रहेगा और इसका इस्तेमाल रचनात्मक बहस के लिए किया जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन संसद परिसर में उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने अलग अलग बैठकों के दौरान सकारात्मक रुख दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को सरकार की आलोचना करनी चाहिए और उसकी कमियां भी उजागर करनी चाहिए। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों की नजरें संसद, रेल बजट और आम बजट पर टिकी हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में आज भारत की स्थिति के कारण दुनिया भी बजट सत्र पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि औपचारिकताओं से ऊपर उठकर बातचीत की जा रही है और इस सत्र में लोग इसे महसूस करेंगे। मैं आशा करता हूं कि सदन का उपयोग गहन विचार विमर्श के लिए होना चाहिए। सरकार की भी भरपूर आलोचना होनी चाहिए। सरकार की कमियां भी उजागर होनी चाहिए और वही एक मार्ग है लोकतंत्र को मजबूत बनाने का, जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने का। आज भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो स्थिति बनी है उसके कारण विश्व का ध्यान भी भारत के इस बजट सत्र पर है। हरियाणा सरकार जाट आंदोलन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। रोहतक पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में हालात तनावपूर्ण हैं। हालांकि दिल्ली को अमृतसर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर यातायात सामान्य हो गया है। जाट आंदोलन की वजह से हरियाणा के हिसार, हांसी और भिवानी के कई इलाकों में मंगलवार को भी कर्फ्यू रहा, तो जींद से कर्फ्यू हटा लिया गया। वहीं रोहतक और सोनीपत में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। रोहतक में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई। इस बीच रोहतक पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने उनका घेराव किया और शहर को बंधक बनाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जिन दंगाइयों ने, जिन उपद्रवियों ने दुकानें जलाई हैं अथवा सामान लूटा है, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई पूरी की जाएगी। जिस किसी का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी, उसमें कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में जाट आरक्षण पर बनी केंद्रीय समिति से मुलाकात की। इसका हल कोई एक दिन में नहीं निकल सकता। कानूनी पहलू है, संवैधानिक पहलू है, लेकिन हम इसके हल के नजदीक हैं। धीरे धीरे हम रोज सबसे, कल भी हम बैठे थे, आज भी हम बैठे, हम डेली बैठेंगे और जल्दी इसका हल निकालेंगे। आज उनका पक्ष लिया, हरियाणा में क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए, उनका पक्ष लिया है। धीरे धीरे सबका पक्ष लेकर फिर कंपाइल करेंगे। इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जाट आंदोलन पर सोमवार तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस आंदोलन में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही सरकारी और निजी संपत्ति का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उधर राजस्थान में जाट आंदोलनकारियों ने मंगलवार को भरतपुर जिले में हेलक रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी को आग लगा दी।
तो जयपुर आगरा रेल मार्ग पर पपरेरा रेलवे स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की गई। आंदोलनकारियों और राजस्थान सरकार के बीच सोमवार रात हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ किया है कि राज्य में जाट समुदाय को आरक्षण विशेष प्रावधान के तहत दिया जाएगा और ओबीसी कोटे से छेड़छाड़ नहीं होगी। ओबीसी कोटे के तहत हरियाणा में जो जातियां हैं वो जाटों को इस श्रेणी में शामिल करने का विरोध कर रही हैं। जाट आंदोलन की वजह से मंगलवार को 210 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। बीते 10 दिन से जारी प्रदर्शन की वजह से रेलवे को अब तक 1152 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। सीपीएम ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था काबू रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। साथ ही हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की है। राज्य सरकार ने बीमा कंपनियों को 15 दिन के भीतर बीमा दावों के निपटारे का निर्देश दिया है। जाट आंदोलन की वजह से उत्तर भारत के राज्यों को आर्थिक गतिविधियां बाधित होने से 34,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इसका आकलन करने वाले संगठन उद्योग मंडल पीएचडी चैम्बर ने कहा है कि आपूर्ति बाधाओं के कारण जरूरी जिन्सों के दाम में तेजी आ सकती है। इस आंदोलन से पर्यटन क्षेत्र, परिवहन और वित्तीय सेवाओं समेत सेवा गतिविधियों को 18,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इसके अलावा विनिर्माण, बिजली निर्माण गतिविधियों और खाद्य वस्तुओं को नुकसान के कारण औद्योगिक और कृषि कारोबार गतिविधियों को 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही सड़क, रेस्तरां, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत ढांचागत सुविधाओं को हुई क्षति से 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। नुकसान का यह आकलन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तरी राज्यों के लिए किया गया है। ग्रेटर कूच बिहार राज्य की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन को कल जीसीपीए ने वापस ले लिया। ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन प्रमुख बंशी बदान बर्मन ने इसका ऐलान किया। इस आंदोलन के चलते कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जबकि कुछ ट्रेनों का रास्ता बदलकर चलाया गया। आंदोलनकारियों के धरने की वजह से असम समेत तमाम पूर्वोत्तर राज्यों का देश के बाकी हिस्सों से रेल संपर्क ठप हो गया है। आंदोलन के दौरान 3 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। खबरें जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बजट 2016 राज्यसभा टीवी पर खास प्रसारण, वित्त मंत्री का भाषण, जानकारों का विश्लेषण। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से विशेष प्रसारण। 29 फरवरी को सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक लाइव। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। इस कार्यक्रम में हम आदिवासियों से जुड़े हुए कुछ गंभीर मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला, मैं भी भारत। कर्नाटक में हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है। कांग्रेस ने 1083 में से 498 जिला पंचायत की सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी 408 जबकि जेडीएस ने 148 पर जीत हासिल की है। 27 सीटों पर निर्दलियों ने भी जीत हासिल की है। वहीं तालुका पंचायत में भी कांग्रेस हावी रही। 3884 तालुका पंचायत में से कांग्रेस ने 1705 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी ने 1362, जबकि जेडीएस ने 610 तालुका पंचायत सीटों पर जीत हासिल की। वहीं 179 निर्दलीय उम्मीदवारों को भी सफलता मिली है। कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों से अच्छा समर्थन मिला है,
जबकि तटीय इलाके उडुपी और दक्षिण कर्नाटक में जीत दर्ज करके बीजेपी ने इन इलाकों में अपने खोए जनाधार को फिर पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईबी, रॉ और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी एनटीआरओ जैसी खुफिया एजेंसियों को संसद के प्रति जवाबदेह बनाए जाने की मांग ठुकरा दी है। इस मांग से जुड़ी याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि खुफिया एजेंसियों के कार्यक्षेत्र में न्यायिक दखल से राष्ट्र की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। गैर सरकारी संगठन सीपीआईएल ने जनहित याचिका दाखिल करके खुफिया एजेंसियों को संसद के प्रति जवाबदेह बनाने और उनके खर्च का ऑडिट कराने की मांग की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सरकार को नोटिस जारी किया था। मंगलवार को जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने 3 साल पुरानी याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसी याचिकाओं पर कोर्ट को सुनवाई ही नहीं करनी चाहिए। याचिका में इंग्लैंड और अमेरिका आदि की तर्ज पर भारत में भी खुफिया एजेंसियों को जवाबदेह बनाने के लिए तंत्र बनाने की मांग की गई थी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने पद के लिए दत्तू के नाम को मंजूरी दी। एनएचआरसी का अध्यक्ष पद संभालने के बाद उनका 5 साल का कार्यकाल होगा। उनका नाम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा। पिछले साल 11 मई से केजी बालकृष्णन के पद छोड़े जाने के बाद से ये पद खाली है। अब तक न्यायमूर्ति सर जोसेफ कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले हुए थे। जस्टिस दत्तू पिछले साल 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हुए थे। बजट सत्र के आगाज के साथ शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को सेंसेक्स 379 अंक गिरकर 23,410 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 125 अंक गिरकर 7,109 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार में सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग और रियलिटी सेक्टर में देखने को मिली है। विशेषज्ञों के मुताबिक ग्लोबल स्टॉक मार्केट में दबाव की वजह से घरेलू बाजार में गिरावट देखने को मिली है। क्रूड की कीमतों में 2% की गिरावट की वजह से एशियाई बाजार पर दबाव बना हुआ है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी संसद में ग्वांतानामो जेल को बंद कराने की अपनी योजना को पेश कर दिया है। ओबामा लंबे समय से इसे बंद करवाने की पैरवी करते रहे हैं। जेल बंद करने की अपनी 4 सूत्रीय योजना का खुलासा करते हुए ओबामा ने कहा कि अमेरिका 91 में से 35 बंदियों को सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ अन्य देशों में स्थानांतरित करेगा। उन्होंने कहा कि ग्वांतानामो जेल अमेरिकी मूल्यों के विपरीत है और इससे दुनिया में उसकी साख कम होती है। हालांकि रिपब्लिकन इसके खिलाफ हैं। इस वजह से कांग्रेस में इसे पारित कराना ओबामा के लिए बड़ी चुनौती है। इस जेल पर सालाना करीब 45 करोड़ डॉलर का खर्च आता है। ओबामा ने इसे बंद करने का वादा पहली बार राष्ट्रपति बनने के वक्त ही किया था। We can capture terrorists, protect the American people, and when done right, we can try them and put them in our maximum security prisons, and it works just fine. Today, President Obama announced his plans to try to shut down Guantanamo terrorist detention facilities. Let me say this, Mr. President. Don't shut down Gitmo, expand it, and let's have some new terrorists there. बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को 13 अप्रैल तक हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में 12 और लोगों को 13 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है। 2007 में एंटी करप्शन कमीशन ने जिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिया पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्गो कंपनी को फायदा पहुंचाया था, जिसमें करीब 185 मिलियन डॉलर की हेराफेरी हुई थी। बात खेल की दुनिया की। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है, जिसमें आज टीम इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच ढाका में खेला जाएगा। फिलहाल टीम इंडिया लय में है और उसके पास अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा तालमेल है। टीम इंडिया जीत के ट्रैक पर है और वो इस सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश होम ग्राउंड का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। टीम इंडिया पहले ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से और फिर श्रीलंका को 2-1 से हरा चुकी है और T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर है।
कभी क्रूर सास तो कभी सख्त मां का किरदार जीवंत करने वाली अभिनेत्री ललिता पवार की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 18 अप्रैल 1916 को हुआ था। तकरीबन 600 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। उन्होंने श्री 420, 9211, सुजाता, हम दोनों, प्रोफेसर, 100 दिन सास के, मिस्टर एंड मिसेस जैसी यादगार फिल्मों में काम किया। ऋषिकेश मुखर्जी ने ललिता पवार की प्रतिभा को नई दिशा दी। उन्होंने फिल्म अनारी में ललिता को ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से कोमल मिसेस डिसूजा की भूमिका दी। इस किरदार ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिला दिया। रामानंद सागर ने धार्मिक सीरियल रामायण बनाया तो इसमें मंथरा दासी की भूमिका के लिए ललिता पवार को चुना। कैंसर की वजह से 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ठाकुर हरनाम सिंह की लड़की विनय से यही सीख कर आई है। मुझे नौजवानों के चाल चलन पर भरोसा नहीं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त आपको भी अपने चाल चलन का यकीन दिलाना होगा मुझे। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। सुना नहीं तूने क्या कहा मेरी? देखो देखो इस कपूत को, उल्टा जवाब पकड़ाता है मुझे। चोरी तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो। अभी बताती हूँ यहाँ किसका क्या है। निकलो सबके सब बाहर। क्या बोला? आपको जेल भेजना मानता है? आज तुमको जेल भेजेगा। ये वसीयत करते वक्त मेरे भाई के दिमाग में जरूर कोई खलल रहा होगा। रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता। सवाल चला रही है, मेरा सामना करने पे उतर आई है। चोरी आखिर में हेडलाइंस। देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान का आत्मसमर्पण, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी आज। राज्यसभा में जेएनयू और रोहित वेमुला मसले पर होगी चर्चा। हरियाणा के कई इलाकों में तनाव बरकरार, अब तक 34,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। मंगलवार को 210 ट्रेनें रद्द, सीपीएम की न्यायिक जांच की मांग। खुफिया एजेंसियों को जवाबदेह बनाने की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्षेत्र में न्यायिक दखल से इनकार, याचिका में संसद के प्रति जवाबदेह बनाने की थी मांग। कर्नाटक पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, 1080 में से 498 जिला पंचायत सीटें कांग्रेस के खाते में। बीजेपी दूसरे और जेडीएस तीसरे नंबर पर। गुआंतानामो जेल बंद करने का फैसला, राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कांग्रेस को सौंपी 4 सूत्रीय योजना, रिपब्लिकन का विरोध। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।